नमस्कार। इंडिया स्पीक्स डेली के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। कहते हैं कर्म पीछा करता है और कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो का कर्म जो है कनाडा पे भारी पड़ा है। कनाडा के प्रधानमंत्री भारत में किसान आंदोलन की आड़ में खालिस्तान मूवमेंट को बढ़ावा दे रहे हैं क्योंकि उनकी पार्टी और उनके जो मंत्रिपरिषद में कई खालिस्तानी शामिल हैं। ये जो आरोप है और उन्होंने भारत के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप का प्रयास किया जिसका भारत ने पुरजोर न सिर्फ विरोध किया बल्कि कई बैठकों का भी बहिष्कार किया। लेकिन कर्म ऐसे पीछा हुआ कि उन्हीं खालिस्तानियों की मार कनाडा की एक कंपनी को पड़ गई। जी हाँ, कल 2 दिनों में जो आपने देखा होगा कि एक खालिस्तानी किसान, इसलिए नहीं कहूंगा मैं क्योंकि किसान को खेती किसानी से लेना है, जो खालिस्तानी हैं, बिचौलिए हैं, जिन्होंने रिलायंस के जियो टावर को टारगेट किया और करीब 1500 जियो टावर्स को तोड़ा। वो रिलायंस और मुकेश अंबानी कब का कनाडा की कंपनी को बेच चुके हैं। तो इन खालिस्तानियों ने अपने ही कनाडियन थॉट है, कनाडा में ही रहते हैं, वहीं से खालिस्तान मूवमेंट चलाते हैं और कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा इनका समर्थन किया था। तो कनाडा की ही एक कंपनी का रीढ़ तोड़ दिया मुकेश अंबानी और जियो के धोखे में। रिलायंस इंडस्ट्री ने सितंबर 2020 में ही घोषणा कर दी थी कि जियो के दूरसंचार टावर एसेट्स को कनाडा की ब्रुकफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनर्स एलपी को बेचा जा चुका है। ब्रुकफील्ड टावर कंपनी ने 100% इक्विटी हिस्सेदारी खरीदी है, यानी टावर का पूरा बिजनेस ब्रुकफील्ड का के पास है, जियो के पास नहीं है। और इन्होंने सारे टावर उखाड़ दिए, जनरेटर लूट लिए। कर्म का सिद्धांत कनाडा पे ही पड़ा। अब यह डील 25,215 करोड़ रुपए में हुई थी। मुकेश अंबानी तो 25,215 करोड़ रुपए इससे कमा चुकी है। ये जो जियो के खिलाफ ये जो चाइना प्रोपेगेंडा चल रहा था, बताता हूं आगे। रिलायंस ने यह भी कहा था कि डील से मिले पैसों का इस्तेमाल जियो इंफ्राटेल का कर्ज चुकाने में किया जाएगा, यानी किसान नहीं, खालिस्तानी और बिचौलिए जो टावर मुकेश अंबानी के रिलायंस जियो का समझ कर तोड़ रहे थे, वह उसी कनाडा के ब्रुकफील्ड का है जिसके प्रधानमंत्री खालिस्तानी मूवमेंट को सपोर्ट कर। तो हुआ ना कर्म का सिद्धांत। और एयरटेल और वोडाफोन ब्रिटेन वाली, इन्होंने बहती गंगा में हाथ धोया। और ब्रिटेन में भी खालिस्तानी मूवमेंट बड़े पैमाने पे सपोर्ट किया जा रहा है। तो कि जियो का सिम तोड़ो, हमारा सिम लो, क्या दुर्दशा है वोडाफोन का, वो जनता देख रही है, कहीं टावर नहीं उनके पकड़ते। तो ये जो जियो के खिलाफ अभियान था, वो खालिस्तानियों के साथ चीनी अभियान था। वो इसलिए चीनी अभियान था क्योंकि जियो 5G लाने जा रही है, जिसमें सीधे सीधे और इंडिजिनस 5G लाने जा रही, सारा उपकरण, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर सब इंडिजिनस बनने जा रहा है। ये मुकेश अंबानी ने घोषणा की है कि 2021 में के उत्तरार्ध में जो है वो 5G के नेटवर्क को विस्तार देंगे। और वहां से चीन के हुबई को झटका लगा है, इसलिए चीन आरोप है कि जियो के टावर को उखाड़ने में मदद कर रहा है। हालांकि चीन ने खालिस्तानियों को दिमाग भी होने चाहिए, कनाडा के ब्रुकफील्ड का टावर उखाड़ दिया है। ये भी इसका एक दूसरा पक्ष भी आप देखिए कि ताइवान बेस्ड कंपनी जो है विस्ट्रॉन, वो उसमें जो लार्ज पैमाने पर अटैक हुआ था, आप सबने हमारे इंडस्ट्री पे खबर भी है, द चाइनीज पॉलिटिक्स बिहाइंड अटैकिंग विस्ट्रॉन फैसिलिटी इन कर्नाटका, उसमें भी चाइनीज पॉलिटिक्स शामिल है। चाइना से बड़े पैमाने पे सैमसंग हो, एप्पल हो छोड़ कर आ रहे हैं। भारत एक बड़ा उन लोगों के लिए स्वागत कर रहा है, रेड कार्पेट बिछाकर। कई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुविधा जो है लाई गई है। तो उसको तोड़ फोड़ के जरिए ये और उस चाइना
इसी तरीके से काम करता रहा है। तो ताइवान बेस्ड कंपनी विस्ट्रॉन पर जो अटैक हुआ है उसमें भी माना जा रहा है चाइनीज फंड की भूमिका थी, और किसान आंदोलन की आड़ में जियो के टावरों पर जो अटैक हुआ, जो असल में ब्रुकफील्ड के टावरों पर अटैक है, उसके पीछे भी चाइनीज ही नजर आ रहे हैं। दूसरी खबर आपको महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र में कांग्रेस के महासचिव विश्वबंधी राय ने एक पत्र लिखा सोनिया गांधी को, जिसपे बवाल मचा है कि एनसीपी और शिवसेना मिलकर कांग्रेस को खत्म कर रही है महाराष्ट्र में। ये तो बड़ी अच्छी ही बात है। वो उन्होंने पत्र में लिखा है कि शिवसेना और एनसीपी कांग्रेस को खत्म करने की साजिश रच रही है। मुंबई कांग्रेस महासचिव विश्वबंधी राय ने ये पत्र सोनिया गांधी को लिखी है। पत्र में लिखा गया है कि एनसीपी और शिवसेना मिलकर महाराष्ट्र से कांग्रेस का नामो निशान मिटा देना चाहती है, और इसीलिए कांग्रेस का एनसीपी और शिवसेना के साथ गठबंधन भविष्य में घातक साबित होगा। ये कोई ख्याली पुलाव नहीं है। कांग्रेस के साथ मिली थी, कांग्रेस लालू के साथ मिली थी, बिहार से साफ हो गई, यूपी से साफ हो गई। कांग्रेस जहां जहां भी मिली, क्षेत्रीय दल आगे बढ़े, कांग्रेस साफ हो गई, क्योंकि कांग्रेस का संगठन है नहीं। सेवा दल पहले होता था, वो भी खत्म ही है। कांग्रेस सिर्फ येन केन प्रकारेण सत्ता दो माल लूटो, सत्ता दो माल लूटो, उसी चोरी पे रही है। तो इसीलिए कांग्रेस जो है वो जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं कि कांग्रेस का सफाया हो जाएगा, मेरे लिए तो बड़ा अच्छा ही रहेगा। और ये जो विश्व बंधु राय हैं वो संजय निरुपम के करीबी माने जाते हैं, और वो हर मोर्चे पर कह रहे हैं कि कांग्रेस को मिटाने की साजिश रची जा रही है। मिट जाए भाई, हम भी कहेंगे, कम से कम एक काम अच्छा तो हुआ। अगली खबर इंदौर से है। इंदौर में अभी जो राम मंदिर अयोध्या में हो रहा है, गोधरा याद कीजिए, साजिश की कहानी तथ्यों की जुबानी पढ़िए। उस वक्त राम मंदिर निर्माण के लिए जब वहां से यज्ञ करके कार सेवक लौट रहे थे, तो गोधरा के साबरमती एक्सप्रेस में उन्हें भून दिया गया, जिंदा ही आग के हवाले किया गया। अभी राम मंदिर के लिए जब चंदा इकट्ठा हो रहा है, तो इंदौर में ईंट और पत्थर चलाए गए हैं, और ये गंगा जमुना की बात करते हैं, ये प्रेम की बात करते हैं। राम से कितनी घृणा है हरे टिड्डों में, ये आप समझिए कि 4 दिन पहले इन्होंने उज्जैन में पथराव किया था, और आज इंदौर में इन्होंने पथराव किया है। राम मंदिर को लेकर एक रैली निकाली जा रही थी, जिस पर हरे टिड्डों ने आरोप है कि हरे टिड्डों ने पथराव किया। इस घटना में 12 से 15 लोग घायल हो गए हैं। मौके पर पुलिस पहुंची है, और शिवराज सिंह चौहान पहले ही कह चुके हैं कि हम 10 फीट गाड़ देंगे। अब देखते हैं शिवराज सिंह चौहान, योगी आदित्यनाथ के बाद उनमें कितनी हिम्मत आई है। लेकिन हमारे मित्र और वकील प्रशांत पटेल ने एक ट्वीट किया है कि मध्य प्रदेश में राम भक्तों पर जिस स्थान से पत्थरबाजी हुई थी, और जहां पर हरे जो हमारे हरे पड़ोसी का झंडा फहराया गया था, वहां चढ़कर भगवा फहरा दिया गया है। जो लोग कायर थे और धर्मांतरित हुए भय के कारण, वो हिंदुओं के धैर्य की परीक्षा ना लें। गोधरा के बाद गुजरात भी तो हुआ ही था, तो ना लें धैर्य की परीक्षा। तो मामा जी अब क्या कार्रवाई करते हैं, उज्जैन के बाद इंदौर। इनकी इनकी जो बौखलाहट है वो बढ़ती जा रही है। इस बौखलाहट का कानूनी जवाब आना चाहिए, और इस बौखलाहट के लिए आप भी ट्रेंड तो रहिए ही रहिए, ताकि इनको जो है आप पर चढ़ने का मौका ना मिले। ये बहुत जरूरी है कि आप सावधान रहें, नहीं तो ये तो आपके नहीं है, आपको कितनी बार बताई जाए। अगली खबर है वकील महमूद प्राचार। वकील महमूद प्राचार जो टेलीविजन में आकर बकैती करता था, आपने देखा होगा, वो असल में फर्जीवाड़ा करने वाला, और वो हरे आतताइयों का, जो पड़ोसी फंडेड, हरे पड़ोसी फंडेड आतताई हैं, पीएफआई जैसे है, उन सबके पेरोल वाला वकील है, देश तोड़ने वाला वकील है। क्राइम ब्रांच उसके खिलाफ जांच आरंभ कर चुकी है। सोमवार को ही उससे चाणक्यपुरी थाने में दिल्ली के 1 घंटे तक उससे पूछताछ हुई है।
उस पर आरोप है कि उसने स्पेशल सेल की कार्रवाई के वक्त भीड़ इकट्ठा कर लिया, दिल्ली दंगे में जो जांच कर रही है स्पेशल सेल, और निजामुद्दीनपुर में उसके परिसर की तलाशी के दौरान काम में बाधा उत्पन्न किया, पथराव कराया, भीड़ उत्पन्न किया, पुलिस से बदसलूकी किया। उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 186, 353 और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है और ये जो है आपको उसके खिलाफ जांच आरंभ कर दिया गया है। इस पर आरोप क्या है? इस प्राचा को बचाने के लिए कांग्रेस का मनीष तिवारी से लेकर और सारे हरेलाल टिड्डे क्यों कूदे? इस प्राचा पे आरोप है और ठीक वही काम जो तीस्ता सितलवार ने गुजरात में किया। और आप लोगों ने अगर मेरी किताब साजिश की कहानी तथ्यों की जुबानी अगर पढ़ी है और आप ले लीजिए कपोत.in से और उसको पढ़िए जरूर, तो उसमें मैंने आपको एक दस्तावेज लगा के दिया। ये है वो दस्तावेज। इस दस्तावेज में ये तीस्ता सितलवार सिग्नेचर करवा लेती थी गवाहों के और अपने मन से इसको भरती थी, माने गवाहों के बयान वो खुद भरा करती थी, फर्जीवाड़ा करती थी। वही काम इस महमूद प्राचा ने किया। ये हरे टिड्डे कैसे झूठ बोलते हैं, ये आपको उदाहरण है। और प्राचा ने किया कि एक आरोपी के जमानत को लेकर संबंधित अदालत में जो दस्तावेज जमा कराया, उसमें एक नोटरी ऐसे अधिवक्ता की लगाई गई जिसका देहांत करीब 3 साल पहले हो चुका था। सेम वही पैटर्न, ये हरे टिड्डे लाल टिड्डों का वही पैटर्न। इसीलिए तो ये पुस्तक मुझे ही 10वां रेफरेंस देता है। जब भी हरे टिड्डे आगे कुछ करेंगे, लाल टिड्डे सफेद टिड्डे, आपको यहाँ से रेफरेंस और उनके तरीके समझने मिल जाएंगे। फॉल्स नैरेटिव को काटने में आपको आसानी होगी। तो जिस वकील का 3 साल पहले देहांत हो गया था, उस वकील की नोटरी लगाई गई प्राचा ने, और जब जांच के लिए गया तो पुलिस वालों के साथ भीड़ इकट्ठा करके अपने हरे टिड्डों की ताकत की जोर आजमाइश की गई। और ये जो इन्होंने दस्तावेज जमा कराए वो तो अदालत के समक्ष जमा कराए थे। इस मामले में स्पेशल सेल ने अदालत की अनुमति लेकर वकील जावेद अली और महमूद प्राचा के यहाँ छापा मारा। तो जावेद ने तो जांच में सहयोग किया, पर महमूद टीवी में आता था, हरे टिड्डों का सरदार बना पड़ता फिरता था, और ऐसे लोगों को चाहे रिपब्लिक हो, टाइम्स ना हो, जो भी हो, ना बुलाया करे, ये देश तोड़क लोग हैं। और उसने रोड़े अटकाने का काम किया, लोगों को इकट्ठा किया, अपनी जोर आजमाइश करनी चाहिए। अब क्राइम ब्रांच इनके पीछे की हड्डी तोड़ेगा तो ये बिलबिलाएंगे, और इसके साथ साथ इसके जो सहयोगी हैं वो भी बिलबिलाएंगे सारे, आप देखिएगा। अगली खबर आपको, राजनाथ सिंह जी तो थोड़े लिबरल्स हैं, तो राजनाथ सिंह को मीडिया ने लपेटना चाहा लफ्जे कानून जो यूपी में पास हुआ है उस पर। तो उन्होंने कहा कि शादी के लिए मैं धर्म परिवर्तन के समर्थन में नहीं हूं। राजनाथ सिंह जी ने कहा, अरे आपने प्रेम किया है तो किसी का धर्म क्यों परिवर्तित करा रहे हो भाई? मजहब देख के, धर्म देख के ब्याह किया था क्या? प्रेम किया, तुम्हारे लिए चांद ले आऊंगा, तारे ले आऊंगा, और विवाह किया तो चलो टेंट पहन लो, तुम अपने धर्म बदल। राजनाथ सिंह जी ने साफ कहा कि मैं धर्मांतरण विरोधी कानून जो उत्तर प्रदेश में आया है उसका समर्थन करता हूं। वह व्यक्तिगत रूप से विवाह के लिए धर्मांतरण का समर्थन नहीं करते, और इसीलिए इन सबको चोट लगी है, चोट लगनी ही चाहिए। क्योंकि राजनाथ सिंह ने साफ साफ कह दिया, भैया प्रेम करते हो तो धर्मांतरण क्यों कराते? एक खुशखबरी है नौकरी करने वालों के लिए। अगली खबर, वर्किंग आवर जो है अब 9 की जगह 8 घंटे का सरकार शायद करने जा रही है, और ओवर टाइम के लिए आपको सैलरी भी मिलेगी। अगले साल से नियम शायद बदलेंगे। 8 घंटे से ज्यादा काम करने पर अब कर्मचारियों को ओवर टाइम देने की तैयारी सरकार किया है। केंद्र सरकार जो सरकारी नौकरी करते हैं, क्योंकि आजकल रात तक में काम कराए जा रहे हैं। फाइल ने तो पहले ऐसे ऐसे जमा रखते थे, सरकारी नौकर हैं, 5 बजे पोलो खेले, गोल्फ खेलने चले जाते थे। सरकार ने नए श्रम कानूनों को लेकर पैदा हुई शंकाओं को दूर करने की कोशिश की है। 2019 में सरकार ने नया वेतन कोड पास किया था, जिसमें कामकाजी घंटों को लेकर कहा गया था कि ये 8 घंटे या 12 घंटे होंगे। तभी से लेकर इसे भ्रम की स्थिति थी। अब 12 नहीं 8 घंटे हो सकते हैं, अभी कहा नहीं है, लेकिन ये इकोनॉमिक्स टाइम्स में खबर छपी है। उसके मुताबिक
सरकारी अधिकारियों ने बताया कि डेली वर्क आवर को 8 घंटे रखने का विचार किया जा रहा है, लेकिन इसके बाद ओवर टाइम शुरू होगा तो उसमें ओवर टाइम में सैलरी जो है उसको बढ़ाकर फिर दिया जाएगा। और न्यूज़पेपर में छपी खबर के अनुसार सरकार के अधिकारियों की तरफ से यह सफाई इसलिए आई है कि ये भ्रम फैलने का डर था कि नए श्रम कानून में कामकाजी घंटों को बढ़ाकर 12 घंटे किया जा रहा है। तो ये एक डर था जिसके कारण सरकार ने इसे दूर किया है। अगली खबर है नेपाल से। नेपाल में सियासी संकट थम नहीं रहा है और जो प्रचंड हैं उनको ये बात खल रही है और खलनी चाहिए कि भारत की चुप्पी क्यों है, भारत क्यों कुछ नहीं बोल रहा है। चीन लगातार हस्तक्षेप कर रहा है और चीन के जो समर्थक ओली थे उनके पक्ष में चीन लगातार दूध पर दूध भेजे जा रहा है। नेपाल प्रचंड को भारत का समर्थक माना जाता है। आपको मैंने बताया था पुराना रॉ ने कैसे किया था ऑपरेशन, आपको इसको समझाया था मैंने एक रॉ के लिखे अधिकारी के लिखी किताब से ही। पर उनका कहना है प्रचंड का कि नेपाल की संकट पर भारत का चुप रहना ठीक नहीं है, भारत को इस पर बोलना चाहिए, ये बहुत ही अस्वाभाविक है। और उनका कहना है कि हालांकि चीन का जो दखल है वो नेपाली सियासी संकट पर कोई बड़ा असर तो नहीं डालेगा, लेकिन भारत बोले। तिब्बत भी चाहता है कि भारत बोले। तिब्बत को अधिकार दिया है अमेरिका की संसद ने, तिब्बत की स्वायत्तता को, तिब्बत के जो दलाई लामा है धर्मगुरु उनको अपने उत्तराधिकारी को चुनने को लेकर। लेकिन भारत अभी भी इस पर चुप्पी है। इस पर तिब्बत भी थोड़ा कह रहा है कि भारत क्यों नहीं बोल रहा है। भारत को अपने पड़ोसियों के पक्ष में मजबूती से आना चाहिए। जब इतने मजबूत प्रधानमंत्री हैं तो मजबूती से आना चाहिए और नेपाल और तिब्बत संकट पर खुलकर बोलना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। आखिरी खबर, एक मूवी आई है नेटफ्लिक्स पे, एके वर्सेज एके, अनिल कपूर वर्सेज अनुराग कश्यप। इसमें वायुसेना का अपमान यथावत है। हमारे यहाँ विपुल रेगे ने लिखा है वायुसेना का अपमान किया गया है। अनिल कपूर ने माफी की बात कही थी, कोई माफी नहीं मांगी। मोदी सरकार की जो ने अध्यादेश के जरिए सूचना प्रसारण मंत्रालय को यह अधिकार दिया, लेकिन सूचना प्रसारण मंत्री को ही करने से ही फुर्सत नहीं है। उनको चाहे वायुसेना का अपमान हो, और वायुसेना ने इस अपमान को दर्ज कराया, चाहे हिंदुओं का अपमान हो। प्रकाश जावड़ेकर को ऐसा लगता है कि कान में तेल डालकर सो रहे हैं। ये वही प्रकाश जावड़ेकर हैं जो एचआरडी मिनिस्टर रहते हुए बड़े गर्व से कहा करते थे हमने इतिहास के पन्ने नहीं बदले। वो अपनी उस जो उनकी जो नाकाबिलियत है उसको एक सूचना प्रसारण मंत्री के रूप में भी लगातार दर्ज कर रहे हैं। विपुल रेगे ने लिखा है फिल्म स्टार अनिल कपूर और फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप में दुश्मनी हो गई है। एक टीवी बहस के दौरान बात इतनी बढ़ गई कि अनुराग ने अनिल के मुंह पर पानी दे मारा। इसके बाद फिल्म इंडस्ट्री ने अनुराग के साथ असहयोग करना शुरू कर दिया। अनुराग की फिल्में एक के बाद एक छीनी जाने लगी। बदले की आग में चल रहे अनुराग ने एक प्लान बनाया। उसने अनिल कपूर की बेटी सोनम कपूर का अपहरण कर लिया। अब अनुराग उसके सामने अजीब गरीब शर्त रखता है। फिल्म है ये, ओरिजिनल नहीं। वो अनिल से कहता है कि अपनी बेटी को जहां खोजने जाओगे मेरा कैमरा तुम्हें शूट करता रहेगा। बेटी के लिए अनिल कपूर को ये शर्त माननी पड़ती है। एक ही वर्सेज एक का अर्थ यही है कि फिल्म में दोनों कैरेक्टर अपने मूल नाम से प्रस्तुत हैं। ये जो है आपको इसमें विपुल ने लिखा, ये फिल्म इतनी झेलाऊ है कि 2020 के केला अवार्ड के लिए इसका नाम घोषित किया जा चुका है, केला ठंठन गोपाल के लिए। परंतु इसमें वायुसेना का अपमान यथावत किया गया है। अनिल कपूर ने माफी मांगने की नौटंकी की थी। वो क्या नौटंकी थी, क्या माफी मांगी, कोई फिल्म चिन्ह तो काटा नहीं गया। पूरी फिल्म में से अनिल कपूर वायुसेना की वर्दी में पहने गाली गलौज करते नजर आते हैं। वायुसेना की ली गई आपत्ति को केंद्र ने, प्रकाश जावड़ेकर ने कोई महत्व नहीं दिया और फिल्म बिना कट के प्रदर्शित हो गई। इससे अनुराग कश्यप जैसे गालीबाज तो उत्साहित होंगे ही। और अब पता चल गया है कि सेना की वर्दी को फिल्म में खूब कलंक लगाओ, यहाँ रोकने वाला कोई नहीं है। प्रकाश जावड़ेकर मोदी सरकार के सबसे निकम्मे मंत्री साबित होते जा रहे हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।